बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I'm back again with very interesting episode of Sayyidat Global Talk Show. आज मेरी मेहमान है डॉक्टर यास्मीन हसीब साहिबा। वेलकम अबोर्ड जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you very much for inviting me as a speaker over here. Jazakallah khair. Pleasure is all mine, my dear, that besides your very busy schedule, you accepted my request to join as a guest speaker in my talk show. This is my pleasure. Yeah. Jazakallah. Welcome aboard. सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, यहाँ पर कहाँ काम कर रही हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस वगैरह। मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन है, जैसे कि फातिमा ने बताया, और मैं बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, लाहौर से। मैंने वहाँ पर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो हमारा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपनी MBBS की डिग्री ली और आई वाज द बेस्ट ग्रेजुएट, और मुझे प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल दिया गया था, क्योंकि हर साल हमारा एक बेस्ट ग्रेजुएट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द वन टू गेट इट ड्यूरिंग माय टाइम, और मेरा नाम बोर्ड पे आज भी लिखा हुआ है वहाँ पर, और ये प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा मुझे 8 अदर गोल्ड मेडल्स भी दिए गए थे, जो कि मेरी डिस्टिंक्शंस और प्रोफेशनल जो फर्स्ट पोजीशंस होती हैं क्लास में यूनिवर्सिटी में, वो दिए गए थे। इसके बाद मैंने पाकिस्तान ही में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में काफ़ी अर्सा काम किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, डॉक्टर अरशद चौहान, बहुत सारे लोग जानते होंगे इन लोगों को। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ये एसोसिएटेड है, और वहाँ मैंने बहुत अरसा पढ़ाया भी। फिर वहीं पे मैंने फेलोशिप की और मेंबरशिप की हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान, और उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। और उसके बाद ये था कि मैंने फिर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ काम किया। इसके बाद मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब ऑफर हुई यूनिवर्सिटी ऑफ दमाम सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पर फिर मैंने आके तो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर काम किया, और फिर उसके बाद प्रोफेसर के तौर पे काम किया, और वहाँ तकरीबन मैंने कोई 10 साल काम किया। और किंग फहद यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल है खुबर में, उसमें भी एज ए कंसल्टेंट में काम करती रही हूँ, और यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाती भी थी साथ, जो कि MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। और अरब बोर्ड जो है उसकी मैं एग्जामिनर भी रही हूँ, सऊदी बोर्ड की रेजिडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डायरेक्टर भी रही हूँ। इसी दौरान मैंने इंग्लैंड से MRCOG किया लंदन से, और फिर अमेरिका से FACOG जो है उनकी सबसे बड़ी डिग्री है वो की, और रिसेंटली मैंने मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन में कर रही हूँ, मेडिकल एजुकेशन में, वो मैंने डंडी यूनिवर्सिटी UK से किया है। मेरा टोटल एक्सपीरियंस तकरीबन कोई 25 इयर्स है इन द फील्ड, और जिसमें से 15 साल में एज ए कंसल्टेंट काम करती रही हूँ। और मेरी जो खास स्पेशलिटी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसमें कि हर तरह के ऑपरेशंस, हर तरह की कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, शुगर का प्रॉब्लम हो गया, अनीमिया, या ऐसे लोग जो वैजिनल बर्थ चाहते हैं आफ्टर द प्रीवियस 1 और 2 सिजेरियन सेक्शंस, तो उनको भी मैं ट्रायल देती हूँ और नॉर्मल डिलीवरीज करती हूँ। हर तरह के ऑपरेशंस कॉम्प्लिकेटेड, जिनका प्लेसेंटा नीचे हो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उससे घबराती नहीं हूँ, बड़े बड़े ट्यूमर्स में वो भी निकाल लेती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक 15 किलो का एक रसौली निकाली थी, जो कि सऊदी अरब की न्यूज़पेपर्स में, रियाज में, और जो है उसमें पब्लिश हुआ, और एक दो सबक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ। ये मार्च और अप्रैल की बात है। और करंटली मैं डॉक्टर सलमान अल हबीब में तखसुसी में काम कर रही हूँ एज ए सीनियर कंसल्टेंट, और यहाँ पर भी मैं पेशेंट्स के साथ साथ अपनी बाकी एक्टिविटीज़ भी करती हूँ, लोगों की ट्रेनिंग भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि पढ़ाना भी जो है वो मैं समझती हूँ कि एक तरीका है लोगों को सेफ मदरहुड की तरफ लेके जाने का। कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ ट्रेनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम वर्कशॉप्स करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ऊपर, और लोगों की ट्रेनिंग करते हैं। और अगर कोई अल्लाह रहम करे कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसको हम डिस्कशंस करते हैं, फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशंस होती हैं। उसमें मुझे एज ए बोर्ड मेंबर जो है वो बुलाया जाता है, जिसमें हम कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हॉस्पिटल की कमेटी के साथ हम मिलके उसको एवेलुएट करते हैं कि आइंदा ये ना हो। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। तो आई एम सो ग्रेटफुल फातिमा, आज आपने मुझे मौका दिया है कि यहाँ इस फोरम में, जो कि माशाल्लाह एक भरपूर फोरम मुझे कहना चाहिए, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपकी एफर्ट्स को कि बच्चों के साथ आप माशाल्लाह 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 तबारक अल्लाह, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए।
कि आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जिसमें ना सिर्फ ये कि लोगों की खिदमत है, बल्कि जो है ये जो पैगाम पहुंचाना है ना, मैं समझती हूँ ये भी एक बहुत बड़ी सोशल जो है जी। आप खिदमत कर रही हैं। क्योंकि मेरा जज़ाकल्लाह खैर। अपना जो मोटो है जिंदगी में, वो ये है सेफ मदरहुड इनिशिएटिव। क्योंकि जब मैंने लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल में देखा कि बहुत सी माएँ किस किस तरह से प्रॉब्लम्स में पेरिफेरल रीजन से आती हैं, उनको लैक ऑफ एजुकेशन होती है, उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं, बहुत सारे डिलेज हो जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड हैं, कैनेडियन जर्नल्स हैं, उसके अंदर अमेरिकन जर्नल्स हैं, सऊदी जर्नल्स हैं। तो इस तरह है, और मैं डिफरेंट फोरम्स में जो है बहुत सारे लेक्चर्स लेती हूँ, अमेरिकन और इंग्लैंड वगैरह में, मिस्र में, और इधर सऊदी अरब में भी। तो ये जी। है, और मेरा मेन जज़ा मोटो जो है वो मैटरनल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को डिक्रीज करना है। सही। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज वैसे तो गायनी इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, मगर आज के लिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक मखसूस टाइम का होता है, 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, तो अभी हमने आज के जो टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आता है, बर्थ प्लानिंग जी आता है, एंटीनेटल केयर आता है और लेबर आता है। तो जी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इसके बारे में डॉक्टर साहिबा मैं चाहूंगी आपसे पूछना कि आप थोड़ा सा बताएंगी कि ये व्हाट इज कंसिडर्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड व्हाट आर द 5 एग्जांपल्स दैट यू कैन कोट। जी फातिमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जानना लोगों का। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हर उस प्रेगनेंसी को कहा जाता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से हट के हो। एक बहुत पुराना जमाना था कि जिसमें ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी थी ही नहीं, और टोटल केयर जो थी बर्थ की, वो दाइयां या एलएचवी जो ट्रेंड नर्सेज थी वो करती थी। और बहुत पुराने जमाने में बहुत सारे लोगों ने शायद सुना भी हो अपने बड़ों से कि जी जिसकी लेबर होती थी उसको पिछले कमरे में लिटा देते थे ताकि मर्दों को उसकी आवाज ना पहुंचे। इस तरह का जमाने गुजरे हैं, उसमें ये देखा गया होगा पुराने जमाने में कि बहुत सारे लोग मर जाती थी औरतें, जी जिसमें बेचारियों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी। और इस वजह से फिर ऑब्स्टेट्रिक्स का जन्म हुआ 1948 में, इंग्लैंड से ये शुरू हुआ। फिर इसकी एक प्रॉपर ब्रांच बनी। हमारे क्लिनिक में जब हम बैठते हैं तो 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक वो पेशेंट होते हैं जो कि लो रिस्क होते हैं, एक वो पेशेंट होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं। हम जो है रिस्क असेसमेंट मरीजों की फौरन ही शुरू कर देते हैं जैसे हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इस ये एज से शुरू हो जाती है। यानी ऐसी माँ जो कि 35 साल से ज्यादा की हो, और ऐसी माँ जो कि 18-19 साल से कम की हो, ये एक हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। इनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के। दूसरी बात ये है कि जैसे कि कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स माँ को पहले से हो सकती हैं। जैसे वो पहले से शुगर की मरीजा है, हार्ट की मरीजा है, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है, किडनी के प्रॉब्लम है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आई थी किडनी ट्रांसप्लांट के साथ, 19 वीक्स की प्रेगनेंसी। फिर अभी रिसेंटली एक और पेशेंट चल रही है, वो लिम्फोमा के साथ है, ब्लड कैंसर के साथ, या लोग ब्रेस्ट कैंसर के साथ आते हैं, लिवर डिजीज के साथ आते हैं, ब्लड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पाकिस्तानी खातून थी थैलेसीमिया के साथ, और इसके अलावा सिकल सेल डिजीज है। ये सारी वो है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हर वो प्रेगनेंसी जो कि आपको नॉर्मल से हट के मिले, जिसमें माँ या बच्चे को रिस्क, उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहेंगे। ये वो चीजें हैं जो कि हमल से पहले ही माँ को हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, जैसे माँ को अनीमिया हो गया, या माँ जो है उसके अंदर जो है वो जॉन्डिस डेवलप हो गया, या माँ को कोई कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो गई। और मोस्ट कॉमनली जो देखी जा रही हैं प्रॉब्लम्स वो हाई ब्लड प्रेशर की है, या शुगर डेवलप हो जाती है, जैसे हम टेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। तो ये चीजें वो हैं जो प्रेगनेंसी में आ जाती हैं। माँ को पहले नहीं थी, अब हो गई प्रेगनेंसी के अपने स्ट्रेस की वजह से। या फिर ये कि आवल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आवल नीचे होती है जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। या फिर ये है कि माँ के पहले से ऑपरेशन हुए हुए हैं, जैसे कि 1, 2, 3 या 4, और उसकी आवल नीचे है, वो बहुत हाई रिस्क केस होता है। ट्विन प्रेगनेंसी है। इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, या आवल जो फट गई है, या ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ लेकर जाती हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर ब्रीफ रिप्लाई।
मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि आप व्हाट शुड वन डू अगर उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसको क्या करना चाहिए? जी, अब उसमें ये है कि जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अव्वल तो ये कि जब प्रेगनेंसी वो औरत प्लान कर रही है, पता होता है औरतों को कि जैसे कि कोई अगर हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा है, वो दवाई ले रही है, या वो एक ऐसी पेशेंट जो डायबिटिक है, इंसुलिन के ऊपर है या दवाइयां लेती है वो, या एपिलेप्टिक पेशेंट है जैसे जिसको फिट्स पड़ते हैं, तो इन लोगों को पता होता है अपने प्रॉब्लम का। तो इनको ये चाहिए कि जिस वक्त ये प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो प्लानिंग के से पहले ही ये लोग डॉक्टर के पास आए। इस चीज को हम ये कहते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग। उसमें डॉक्टर जो है इनके उस सारे जो अमराज हैं उनके कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, उनसे हिस्ट्री पूछ सकते हैं, उनकी करंट स्टेटस देख सकते हैं, हो सकता है उनकी दवाइयों जो हैं उनको चेंज करना पड़े, क्योंकि जैसे कि एपिलेप्सी की बहुत सारी दवाइयां बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज पैदा कर सकती हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां जो हैं उन्हें हमें स्विच ओवर करना पड़ता है। किडनी डिजीज के जो प्रॉब्लम्स, ट्रांसप्लांटेड किडनी वाली जो मरीजा हैं उनकी हमें दवाइयों को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो जितने भी मरीज हैं, मैं रेकमेंड करूंगी कि उनको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही डॉक्टर को देखना चाहिए, और जब तक वो फिट ना हो जाएं तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए। एक तो ये बात हो गई कि प्री प्रेगनेंसी केयर। दूसरी फिर बात आ गई कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है। अब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उसमें भी उनको फौरन इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अभी 3 महीने गुजर गए तो फिर जाएंगे, 7वें महीने में जाएंगे। ये ऐसी बात कोई नहीं है। आपको डे 1 से ही अपने डॉक्टर को देखना है। वो आपकी जो है बुकिंग के ऊपर आपका सारा रिस्क असेसमेंट करते हैं कि आपके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, और फिर आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, बात की जाती है ये कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है और इसका हल क्या है, हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। और ये चीज जो है, मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि इसमें हस्बैंड वाइफ यानी कि कपल की काउंसलिंग होनी चाहिए। और उसमें मैं तो अब हस्बैंड को कहती हूँ भाई घर पे आप हैं इसके डॉक्टर और यहाँ पर मैं हूँ इसकी डॉक्टर। और ये जो चीजें हैं ये रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं, अगर ये हो जाए तो क्या हो सकता है, ये हो जाए तो क्या हो सकता है। एक तो ये है, और फिर इन लोगों के ज्यादा विजिट्स होने चाहिए। पहले ही आपने विजिट के अंदर सारी बातें उनसे कर ली कि आपको ये है और ये होगा। उसके साथ ही उनको बताइए कि आपको ज्यादा विजिट करना होगा नॉर्मल लोगों की निस्बत। जैसे अगर नॉर्मल लोग महीने के बाद आते हैं तो हो सकता है आप उनको 2 हफ्ते के वक्त से बुलाएं, हफ्ते के वक्फे से बुलाएं। तो एक तो ये चीज है। दूसरे फिर एडिशनल टेस्ट कराने पड़ सकते हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई मरीजा जो है शुगर की मरीज है तो घर से वो होम ब्लड शुगर लेवल करके आए लाए आपके पास। इसी तरह हम ब्लड में बाकी से देखते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या इनका जो है स्टेटस है। तीसरी बात ये है कि आप उनको ये भी बताएं कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन की भी जरूरत हो सकती है किसी भी वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। इसके बाद चौथी बात इनको ये बताइए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हम एक एज ए टीम लेकर चलेंगे, जिसमें जैसे कि अगर मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ उनकी, तो और किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी के डॉक्टर को भी साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर को भी साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या थायराइड है तो थायराइड वाले डॉक्टर को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। क्योंकि आज का जो हमारा ऑब्स्टेट्रिशियन है या डॉक्टर है वो सेफ जो मदरहुड है और पेशेंट सेफ्टी जो है उसको सबसे नंबर 1 अप्रोच पे रखता है, और यही जरूरी है। इसके अलावा फिर आप उसको ये बता सकते हैं कि देखिए बच्चे की ग्रोथ जो है कम हो सकती है किसी भी वक्त, और हमें स्पेशल अल्ट्रासाउंड कराने पड़ेंगे आपके। वो सारी चीजें उसको बताइए कि हम क्या स्टडी करेंगे आपके स्पेशल अल्ट्रासाउंड पे। इसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, और ये अमूमन 24 हफ्ते से शुरू किए जाते हैं। इसके अलावा फिर ये कि इन मरीजों को ये भी बताना होता है कि आपको वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है, तो उसके लिए इनको स्टीरॉयड के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि बच्चे के जो लंग्स है वो मेच्योर हो जाएं। और फिर उनकी मेडिकेशंस को रिव्यू करना पड़ता है, या ये कितनी मेडिसिन, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है तो हो सकता है प्रेगनेंसी में उसको थायरॉक्सिन की मिकदार बढ़ानी पड़े। तो ये सारी चीजें इस तरह से हैं। और फिर इनके साथ जब ये लोग 36 वीक्स पे पहुंचते हैं तो हमें बर्थ प्लान करना पड़ता है इनके साथ प्रॉपरली कि ये कैसे डिलीवर होंगे, और डिलीवरी में एनेस्थीसिया किस किस्म का सेफ है इनका, इसको एनेस्थेटिस्ट को पहले से ही दिखाना होगा, ठीक है जी। और फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे होगी, पोस्ट ऑपरेटिवली इनको पेन किलर्स कौन से दिए जाएंगे जो सेफ होंगे इनके लिए, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है नहीं करा सकती। यानी इनकी जो पूरी केयर है वो प्री प्रेगनेंसी से शुरू करके जब इनकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाए
40 डेज खत्म हो जाएं, फैमिली प्लानिंग की दवाइयाँ दे के तो फिर इनकी केयर खत्म होती है। ठीक है, ये एक सवाल ले लेते हैं साथ साथ हम लोग। ये सीरत कह रही हैं कि आई हैव ए प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन, आई हैव लॉस्ट माय 3 बेबीज, कैन यू टेल मी एनी सॉल्यूशन? जी सीरत, ये जो रिकनेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, प्रीमेच्योर रप्चर्ड ऑफ द मेम्ब्रेन, इसमें एक मसला नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए जो है, हो सकता है आप कोई ऐसी इन्फेक्शन कैरी कर रही हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, इसमें वेजिनल स्वैप्स को देखना चाहिए, आपके यूरिन के कल्चर सेंसिटिविटी को देखना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम्स इसके चल रहे हैं। इसके अलावा फिर आपके ब्लड टेस्ट हैं वो करने चाहिए, और जब आपकी अगर इस वक्त जो है आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो इसके बाद जो है आपके टेस्ट करने जाने चाहिए कि इसमें आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थायराइड का फंक्शन होना चाहिए, शुगर के टेस्ट होने चाहिए आपके, ठीक है, किडनी के टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इन सबको कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं इन प्रॉब्लम्स को। इसके बावजूद 50% लोग ऐसे होते हैं कि हमें कॉज का पता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उनकी जो यूट्रस है या उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो नेचुरली ही कमजोर है। तो इसका जो है, सबसे पहला तो ये कि डायग्नोसिस करने के लिए आपको डॉक्टर को देखना पड़ेगा, और बहुत सारे जो टेस्ट है जैसे मैंने के बताया वो हमें करवाने पड़ेंगे। उसके बाद ही जो है इसका कोई हल किया जा सकता है। सही। ये इस जो सवाल कुत्सिया पूछ रही है, ये मैं भी आपसे इस वक्त पूछना चाह रही थी कि ये हाई रिस्क का मतलब ये है कि डज इट मीन सी सेक्शन ओनली? नहीं जी, इसमें अभी एक सवाल मैं कुत्सिया का एक और भी पढ़ रही हूँ कि कंप्लीट बेड रेस्ट इज इम्पॉसिबल फॉर द मदर। बड़ा अच्छा सवाल कुत्सिया ने पुट ऑन किया है। हाँ जी, और जो दूसरा सवाल आपने फातिमा किया है वो भी बहुत अच्छा सवाल है सिजेरियन के बारे में। मैं इसको 1 बाय 1 लेती हूँ कि कंप्लीट बेड रेस्ट, ये जो मिथ है कि प्रेगनेंसी में कंप्लीट बेड रेस्ट किया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1, कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बेड पे लेट जाएं और बस कुछ ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा जो है मसला नहीं है कि आप चल फिर नहीं सकते या आप रूटीन के काम कर सकते करते हैं। ब्लड जो है ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से लोथड़े का डर है। इसलिए हेलो जी जी, आपका थोड़ा सा इसलिए जो है बेड रेस्ट जो है हम एडवाइज ही नहीं करते। जी जी जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो है और ना ही हम रेकमेंड करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है। हाँ, जो हम पेशेंट को ये बताते हैं कि रेस्ट करो या अपने आप को जो है थोड़ा सा रिलैक्स रखो, उसकी चीज ये होती है कि आप एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आप नहीं कर सकती, आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो ना कीजिए। मसलन स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज हैं आजकल, जैसे प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज का भी रवाज है, तो हम उससे मना करते हैं, वेट लिफ्टिंग से मना करते हैं, ये चीजें इसके अंदर। लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो किसी भी तरह से ना तो पॉसिबल है और ना ही डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं। अच्छा जी, ये तो इस बात का का जवाब हो गया। और जो दूसरा सवाल फातिमा आपने मुझसे पूछा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब है सिजेरियन? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितनी भी हाई रिस्क क्यों ना हो, हाँ उसमें अलबत्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि वाकई सिजेरियन की जरूरत है। जैसे किसी माँ के 4 सिजेरियन हो तो उसको तो हम नॉर्मल डिलीवर नहीं कर सकते, उसको तो हम सिजेरियन ही करेंगे। या किसी को फाइब्रॉइड है विद द प्रेगनेंसी और फाइब्रॉइड नीचे है जहां से बच्चे का हेड नहीं जा सकता, तो उसका सिजेरियन ही होना है। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि प्रेगनेंसी कितनी भी हाई रिस्क क्यों ना हो, अगर जो है माँ को या बच्चे को कोई रिस्क नहीं है तो आप विजाइनल बर्थ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो मिथ है कि नहीं जी हाई प्रेगनेंसी का मतलब है सिजेरियन कराओ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको उसमें ये देखना है कि इसमें कोई और ऐसी बात तो नहीं कि जिसमें सिजेरियन की जरूरत है, वो चीज आपको जरूर देखनी है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपने सिजेरियन ही के लिए जाना है। ठीक है। अब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है ये भी इन इटसेल्फ एक वास्ट टॉपिक है, मगर हम चाह रहे हैं कि अभी 4 टॉपिक्स को हम इस घंटे के अंदर जो कंप्लीट करें। मगर जो क्वेरीज आएंगी वो तो हम ले लेंगे, मगर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हाई रिस्क के बाद बर्थ प्लानिंग के ऊपर आते हैं।
तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ डू आई कम अप विद ए बर्थ प्लान, व्हाट इज बर्थ प्लानिंग? हाँ जी, बर्थ प्लान जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पेशेंट के लिए भी बड़ा जरूरी है और डॉक्टर के लिए भी। बर्थ प्लान क्या है? बर्थ प्लान ये है कि आपने किस तरह से डिलीवर होना है और क्या क्या सीक्वेंसेस होंगे, क्या क्या होगा आपकी बर्थ के दौरान, और आप क्या चाहती हैं। यानी ये डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक एक जैसे ना कहते हैं ताल्लुक बन जाता है। तो 36 वीक्स पे आके एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर हम मरीज को और उसके हस्बैंड को ये पूछते हैं, बल्कि उनको हम एक पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स होते हैं तो वो मैं उनको देती हूँ। और वो जो है RCOG जो है हमारा रॉयल कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ी हूँ लंदन से, उनकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा बर्थ प्लानिंग। तो उसमें जो है हम मरीज से बात करते हैं कि जी अब आपका टाइम जो है बड़ा करीब है, 37 के बाद किसी वक्त भी बच्चा पैदा हो सकता है, तो आप किस तरह से बर्थ करना चाहती हैं। तो उसमें पूछते हैं कि जी आपकी पोजीशन क्या होगी। कुछ औरतें लिथोटमी में, जैसे कि रूटीन में हम बनाते हैं औरतों की टांगों की पोजीशन, उसमें वो डिलीवर होना पसंद करती हैं। कुछ कहती हैं जी हम बिल्कुल जो है जिस तरह आल फोर्स, जिस तरह एक गोट है, गोट की तरह हम डिलीवर करना चाहते हैं। कुछ कहती हैं कि मैंने वाटर बर्थ करनी है। कुछ कहती हैं जी कि मैं जो है वो स्टैंडिंग पोस्चर में जो है वो डिलीवर करना चाहती हूँ। तो आप उसके नोट्स में लिख देते हैं कि दिस इज द विश एंड विल ऑफ द पेशेंट, और आप इसके बाद उसको साथ साथ बताते हैं कि देखें हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके विश एंड विल को हम आप उसी तरह चलें, लेकिन अगर किसी भी वक्त हमें ये महसूस हुआ कि आपको या बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हो सकता है कि हमें थोड़ा अपना प्लान चेंज करना पड़े। ये मरीज को बात जरूर बता देनी चाहिए। और उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि आप किसको अपने साथ लाना पसंद करती हैं। इसे हम यूजुअली डोला कहते हैं, आजकल इसका भी बड़ा ट्रेंड है। डोलास जो हैं एक वो सपोर्टिव लोग होते हैं जो कि बर्थ के दौरान जो है आपके पास होते हैं। ये नर्सिस की फॉर्म में हो सकते हैं, ये बर्थ सपोर्टर्स हो सकते हैं, ये आपका पार्टनर हो सकता है। कई औरतें कहती हैं कि हमारा जो हस्बैंड है वो बैक मसाज करें, या उनकी अम्मी जो हैं वो उनके पास हों, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये टाइम एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है औरत के लिए, और खास तौर पे जबकि वो फर्स्ट टाइम बर्थ के प्रोसेस में से गुजर रही हो। इसके बाद ये चीज करने के बाद हम उससे ये पूछते हैं कि भाई आप एपिजोटमी कराना पसंद करेंगी या आप जो है बगैर एपिजोटमी का डिलीवर होना पसंद करेंगी, जिसे हम अरेबिक में कहते हैं, औरतें आके कहती हैं माफी गस, ये काटना नहीं है, मुझे काटना नहीं, हाँ काटना नहीं है। तो फिर हम उसको कुछ स्पेशल जो है मसाजेस नीचे परिनियम के वो बताते हैं ड्यूरिंग दी 36-37 वीक्स कि आपको इस तरह परिनियल मसाज कराना है। और ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर जो है, जब बच्चा डिलीवर होने वाला होता है, तो उसमें भी उनको हॉट फॉर्मेंटेशन और साथ में मसाज किया जाता है प्रीनियम का। और फिर हम उनकी प्रीनियम वो एरिया है जहाँ से बेबी पैदा होता है, उस वक्त भी असेस करते हैं कि क्या इस तरह से बगैर एपिजोटमी के, बगैर कट के बच्चे का पैदा होना ठीक है या हमें एपिजोटमी करना पड़ेगी, ये हम उस वक्त भी फिर असेस करते हैं। इसके अलावा जो है फिर आप उससे ये पूछते हैं कि आप एनर्जीजिया कैसा लेंगी, पेन किलर कैसा लेंगी। कुछ औरतें कहती हैं जी हमने तो बिल्कुल एनर्जीजिया नहीं लेना, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग और हम तबई चाहते हैं, यानी कि नेचुरल चाहते हैं। तो इट्स ओके फॉर हर, वो हो सकता है सिर्फ सपोर्ट से ही अपनी माँ को या अपना जो हस्बैंड है उसके साथ ही वो अपना टाइम गुजारे और लेबर पेन्स ले। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कहती हैं हम इंजेक्शन लेंगे, जिसमें हम फिर पैथेडीन के इंजेक्शन जो है वो उनको ऑफर करते हैं। और कुछ औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं कि एंटोनॉक्स, यानी कि उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो मिक्स हुए होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, उसका फिर हम पेशेंट को दे देते हैं। वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, उसको सिखाते हैं आपने कैसे पेन के दौरान एनाल्जेसिया लेना है। और फिर आजकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिया इन है, उसे हम एपिड्यूरल कहते हैं। एपिड्यूरल एक ऐसा एनाल्जेसिया है या पेन किलर है, जब पेशेंट जो है तकरीबन को 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है तो फिर हम उसको एनाल्जेसिया देते हैं एपिड्यूरल की फॉर्म में। उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं पेशेंट के देने से पहले कि उसका ब्लड क्लॉट कैसा है और बाकी चीज़ें सब ठीक हैं, फिर हम उसको को एनाल्जेसिया दे देते हैं। और ये एनेस्थेटिस्ट जो कि बेहोशी के डॉक्टर हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ किया जाता है। एनाल्जेसिया में आप सब चीज़ें उसको बताते हैं कि ये किस तरह से होगा,
और फिर आप कैसा महसूस करेंगी, और इसके साथ हो सकता है कि हमें आपको पेशाब की नाली भी लगाना पड़े, और आप चलना फिरना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा ये है कि आपको जो पुश है वो महसूस नहीं होगा। तो ये चीजें उसको इसमें बताने की जरूरत है। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद जो है आप उससे ये पूछते हैं कि जब बर्थ होगी तो उस वक्त जो है कॉर्ड जो है वो कौन काटेगा, यानी कि डॉक्टर को अलाउड है डॉक्टर काट दे, या आपका हस्बैंड काटना चाहता है, तो वो हम सेफ्टी मेजर लेके फिर हम उसके पेशेंट के विल एंड विश के मुताबिक करते हैं। यहाँ हमारे हबीब मेडिकल ग्रुप में बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हस्बैंड या पार्टनर जो है वो काटना चाहते हैं कॉर्ड, लेकिन यूके में या अमेरिका में तो ये आम मतलब कि है, वो ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग बाज़-औक़ात जो है स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं अपनी बीवी को स्क्रीम करते हुए देख के, तो बिल्कुल, वो डर भी जाते हैं। तो डर ये, जाते हैं। हाँ, तो ये आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं। ये मैं इसलिए सारी चीजें बता रही हूँ कि ये सारा कुछ बर्थ प्लान के अपने ही अंदर शामिल है, इन सारी बातों के अंदर, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड होता है। सही। तो इसके, जी, यहाँ पर जो है वो हस्बैंड्स वगैरह जो है उनको अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए हाँ जी, अगर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हबीब मेडिकल ग्रुप में हस्बैंड्स को अलाउ किया जाता है, लेकिन सिजेरियन में नहीं, नॉर्मल डिलीवरीज के अंदर। और अमेरिका यूके में तो बिल्कुल अलाउड होते हैं वो लोग, वो तो इवन सिजेरियन में भी जाते हैं। तो इस तो तरह है। वहाँ वहाँ पर आपको इस तरह के केसेस भी ज़रूर देखने को मिलते होंगे जो आदमी बेहोश हो जी जाते हैं हाँ, अपनी बेगम को देख। एक दो दफा ऐसा हुआ है। हम तो उनको कहते हैं कि आपका काम नहीं है, आप बाहर बैठे। लेकिन यहाँ पे हमारी ये पॉलिसी है कि हम हस्बैंड को अंदर नहीं जाने देते थिएटर के अंदर, क्योंकि सही। वाकई एक तो बेहोशी वाली बात है, दूसरी बात ये भी हो सकती है कोई इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ना, तो हाँ। वो भी देखनी पड़ती हैं चीजें। अच्छा, फिर हम उसके बाद ये चीज हो गई तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप अपना जो प्लेसेंटा या आंवल है, आप कैसे डिलीवर करना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि नेचुरली डिलीवर हो, या हम आपको कुछ मेडिकेशंस दें? उसे हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, जिसमें हम मरीजों को कुछ इंजेक्शन देते हैं। उससे एक वो ज्यादा सेफ है, बल्कि माँ को डिलीवरी के बाद जो है वो यूट्रस जो है उसका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अगर हम उसकी एक्टिव मैनेजमेंट करें। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें एक्टिव मैनेजमेंट नहीं चाहिए, हमने सारा कुछ नेचुरल करना है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं और उसको बताते हैं कि अगर ब्लीडिंग हुई तो फिर हम इसको एक्टिव मैनेजमेंट में बदल देंगे। यानी बर्थ प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि सेफ रह के किया जाता है, और पेशेंट को हर स्टेज पे आपने ये बताना है कि ये पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ अगर कोई इंटरवेंशन की जरूरत हुई तो वी हैव टू फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। तो ये जो प्लान है ये शुरू में ही बता देते हैं, क्योंकि देखें अगर जो न्यू न्यू मम्स हैं या न्यू हम्म, जो है टू बी पेरेंट्स हैं, तो जी वो जी, अगर आप पहले से ही उनको पहली ही मीटअप में जब वो आते हैं, जब उनको पता चलता है, औरत को एक एक्साइटमेंट होती है ना कि भाई वो प्रेग्नेंट होती है, और माँ बाप दोनों के लिए ये एक खुशी का ही ऐलान होता है। मगर अगर पहले बिल्कुल। ही मीटअप में आप उनको सारी बातें बता देते हैं तो ऐसा नहीं हो जाता कि वो डर जाते हैं या कुछ इस तरह की बातें, या कुछ ऐसा भी होता है? नहीं फातिमा, ऐसा नहीं है। हम ये बर्थ प्लान, जैसे मैंने कहा कि हम 36 वीक्स पे 9वें महीने में जाके करते हैं, क्योंकि बर्थ जो है 70% चांस होते हैं कि 37 के बाद बर्थ हो। सही। तो ये हम बर्थ से 1-2 हफ्ते पहले डिस्कस करते हैं, हाँ, पहले से उनको सही। नहीं बताते। हाँ जी, हाँ, उस वक्त डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उसको दोबारा हाईलाइट किया, दैट्स वेरी गुड, कि ये चीजें हम 9वें महीने के शुरू में बता देते हैं उनको कि भाई ये अब आपका वक्त करीब है, आप क्या चाहती हैं। सही। इसके बाद हम मरीज से ये पूछते हैं कि आप बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना चाहती हैं कि नहीं, यानी बच्चा पैदा हुआ हम फौरन माँ को हैंड ओवर कर देते हैं। सही। तो माँ के उस वक्त जो आंसू होते हैं वो भी देखने वाले होते हैं, और उस वक्त आप वाकई कहते हैं कि अल्लाह करीम अब बहुत रहीम है, और ये आपकी वाकई, ये इंसान अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। तो बिल्कुल। ये बंदा उस वक्त ये देखता है कि माँ की जो आंखें हैं उस वक्त वो सारा दर्द भूल जाती है, और फौरन अपने बच्चे को जो है वो अपनी इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ लेती है और रोना शुरू हो जाती है। और बाजों का तो उसका हस्बैंड भी रो रहा होता है उसके साथ मिलके। हाँ, 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 बिल्कुल, ऐसा होता है। दोनों बड़े खुश बिल्कुल। होते हैं बेबी को देखकर, टच कर रहे होते हैं, नर्स उनके साथ होती है, और हम लोग कभी खैर बाकी काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं साथ साथ देख रही होती हूँ। जैसे ही हम माँ के पेट पे रखते हैं बच्चे को निकाल के, उसे हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। और बाज अवत तो हम ये होता है, हम प्रेफर करते हैं कि बच्चा जो उसी वक्त ब्रेस्ट फीड ले माँ की, बिल्कुल, फौरन सही। आफ्टर दी बर्थ।
तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा जो है कुछ माएँ डर रही होती हैं, वो कहती हैं हमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं चाहिए, आप फौरन बेबी जो है नर्स को दे दें, फिर आप बच्चा माँ को नहीं देते। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा वक्त से पहले हो पैदा हो रहा होता है, या बच्चे को कोई तनफ़ुस में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन में, तो उस वक्त भी हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं करना चाहते, हम बच्चा जो है फौरन बच्चों के डॉक्टर को दे देते हैं। सही। तो ये अच्छा, चीजें इस तरह हैं जी। मैं पूछना चाहूंगी, ये जो बच्चा है जो माँ के छाती के ऊपर या पेट के ऊपर जो पैदा होता है, रखा जाता है, तो बच्चा जो है पैदा होते ही यानी सिर्फ छाती से लग जाने से अपनी माँ को, बाप को, वो या बाप भी गोदी में जो ले ले तो वो पहचानता है पहले दिन से ही जैसे दुनिया में आ जाता है? मेरा तो अपना ये ख्याल है कि अल्लाह ताला उसको इतनी सेंस शुरू से ही दे देते हैं कि उनका एक अजीब ही बॉन्ड डेवलप होता है माँ बाप के साथ बच्चे का, और माँ बाप का बच्चे के साथ, बच्चे का माँ बाप के साथ, कि वो अंदर से एक दूसरे को फील कर लेते हैं कि यही हमारे पेरेंट्स हैं, और वो कहते हैं यही हमारा बच्चा है। तो अल्लाह तो इतनी रहीम है कि मैं खुद हैरान होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि क्या चीजें अल्लाह ताला अंदर बनाते हैं औरत के अंदर। हेलो, 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 हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट थोड़ा वालेकुम सा, अस्सलाम। कोई हाँ, बात नहीं, कोई बात इंटरनेट इशू हो गया था। जी, नहीं। सॉरी, जी, क्या करें, दोबारा कोई बात। बताइएगा। वो हाँ बच्चा जी, पहचानता है? मैं जी जी, मैं तो फातिमा, अव्वल बात यह है कि इतने अरसा हो गया, 25 साल, और बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी सफरिंग्स भी देखी हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह ताला किस एक अंधेरे में, अल्लाह करीम इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि आंखें बनाते हैं, इंसान का ब्रेन बनाते हैं, और ना जाने क्या क्या चीजें अंदर बनती हैं, और पूरा एक निजाम इंसान का चलता है। आपको पता है कि एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्चे का हार्ट है ना, 4 to 5 वीक्स पे आप देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड पे, उस दिन से लेके ना जब तक इंसान मरता नहीं है, ये हार्ट रुकता नहीं है। आप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो यही देते हैं यहाँ से। तो सही। इसके साथ साथ अल्लाह करीम जो है औरत के माँ बाप को और इस तरह ही बच्चे को भी इमोशंस भी देते हैं, कि मुझे ये महसूस होता है जैसे वो पहले दिन से ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। खासतौर पर बच्चा जो है, हम समझते हैं कि वो, उसको पता नहीं है, नहीं, बच्चा तमाम इमोशंस के साथ, मेंटल, फिजिकल, अपनी सब चीजों के साथ इस दुनिया में आता है। और जैसे ही वो माँ से सेपरेट होता है, वो एक पूरा इंडिविजुअल होता है। आपको पता सही। है कि जो है, इवन मैंने इस पे आर्टिकल्स पढ़े हैं और हमने इस पे बड़ी रिसर्च भी की है, कि बच्चा, अगर माँ परेशान हो तो बच्चा भी अंदर परेशान होता है, माँ के जो इमोशंस है ना वो बच्चे तक पहुंचते हैं। तो मुझे तो ये अच्छा। लगता है कि बच्चा जो है जरूर अपने माँ बाप को पहचानता है, ये मेरी पहचानता है। फीलिंग है। बिल्कुल। जबरदस्त। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, ये एंटीनेटल केयर की तरफ आते हैं। इसके बारे में मैं जी आपसे जी। पूछना चाहूंगी कि ये होता क्या है? हाँ जी, एंटीनेटल केयर या प्री नेटल केयर, ये दोनों एक ही बात है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि असल में ये है क्या। एंटी का मतलब होता है बिफोर, और नेटल का मतलब होता है सेपरेशन, यानी बिफोर द सेपरेशन। बिफोर द सेपरेशन का मतलब ये है कि बिफोर द सेपरेशन ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर। यानी सही। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी केयर जो कि प्रेगनेंसी में होती है, बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। यानी कि प्रेगनेंसी की जो केयर है अपनी,
उसको हम एंटीनेटल या प्री नेटल केयर कहते हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है प्री प्रेगनेंसी केयर से। प्री प्रेगनेंसी का मतलब अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, जैसे हमने डिस्कस अभी किया था हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर कि प्री प्रेगनेंसी केयर है। एंटीनेटल केयर वो केयर है जो हम प्रेगनेंसी के अंदर करते हैं। और हम सही। क्यों करते हैं एंटीनेटल केयर? हम इसलिए एंटीनेटल केयर करते हैं कि हम जब मरीज हमारे पास आता है तो हम उसके रिस्क देखें क्या है। नंबर वन, वो क्या है हमारा मरीज, उसकी एज कितनी है, उसकी पहले कितने बच्चे हैं, वो कैसे पैदा हुए हैं। उसी से आपको बर्थ प्लान अभी से आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर के माइंड में एक ट्रेन ऑफ थॉट्स चलना शुरू हो जाता है कि मेरा ये मरीज है, पहले उसको क्या बीमारी है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दवाइयाँ क्या खा रही है, कितनी मिकदार में खा रही है, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले डिलीवरीज कैसे हुई हैं, और पहले कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी डिलीवरी के दौरान, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो, या उसको डायबिटीज हो गई हो प्रेगनेंसी के अंदर, या प्लेसेंटा नीचे था, या ये आवल फट गई थी, ये सब चीजें। और फिर ये है कि वो कैसे मैनेज किया गया था, या बर्थ के बाद ब्लीडिंग नहीं हुई थी। क्योंकि अगर एक कॉम्प्लिकेशन इस तरह की हो जाए तो दूसरी दफा उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको फौरन अपने नोट्स के अंदर ये भी लिखना है कि ये जो मरीज है इस चीज के ऊपर इसके प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि एंटीनेटल केयर में हमने एक तो किया रिस्क असेसमेंट, यानी कि मेरा मरीज लो रिस्क है या हाई रिस्क है, एक तो इसका ये मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि आप मरीज को ही नहीं उसके बच्चे को भी देखते हैं। आपने फीटल असेसमेंट भी करनी है, बच्चे की असेसमेंट, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। आप बच्चे की ग्रोथ कैसे देख सकते हैं? बच्चे की ग्रोथ के लिए माँ से पूछते हैं कि भाई बच्चे की हरकत कैसी है, फीटल मूवमेंट्स कैसी है तुम्हारी। एक तो हमें उससे पता चलता है कि बच्चे को सही ऑक्सीजन मिल रही है। फिर हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं, उसके पेट की जो हाइट है वो कितनी ग्रो कर रही है, पहले से कितने सेंटीमीटर है। फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अगर एक औरत जो है 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी बताती है और अल्ट्रासाउंड पे 24 हफ्ते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रही है। फिर हम उससे भी आगे चलते हैं, डॉपलर स्कैन करते हैं, तो हमने बच्चा असेस किया। तीसरा, फिर हम एंटीनेटल केयर के अंदर इसके साथ ही हम बर्थ प्लानिंग करते हैं। 36 हफ्ते पे हमें ये भी बताना है मरीज को कि आपकी बर्थ प्लानिंग क्या होगी, जैसे कि अभी हमने बात की। तो इंट्रापार्टम केयर कैसे होगी, आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, नॉर्मल होगा, बच्चे को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, बर्थ कैसे होगी, आपका सिजेरियन होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और अगर जो है सिजेरियन होगा तो उसकी क्या वजह है, और सिजेरियन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हम ये भी चीज देखते हैं कि इस मरीज की अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो क्या हमें किसी दूसरे डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है, हम किसी और को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर। फिर इसके साथ ही हम उसके एंड में उसे ब्रेस्ट फीडिंग के और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बात करते हैं। जब हम एंटीनेटल केयर दे रहे होते हैं ना, तो उसके साथ साथ हम ये चीजें भी उसको डिस्कस करते हैं। मदर के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, निपल्स की एक्सरसाइजेस हैं। यानी जब प्रेगनेंसी होती है तो वो सिर्फ ये नहीं कि आप आए और बस बात की और खत्म होगी, नहीं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है माँ और बच्चा। हमारे फील्ड में एक और भी जो है बात है कि हम सिर्फ एक मरीज नहीं डील करते, बाकी डॉक्टर्स तो एक एक मरीज डील करते हैं ना, हम दो मरीज डील करते हैं। एक माँ होती है और एक उसका बच्चा होता है। और बच्चे को जरा सी भी आप कोई थोड़ी सी भी बात बताए ना कि आपका बच्चा इस तरह, तो माँ अपने आप को भूल जाती है, वो फौरन कहती जी बताइए क्या क्या कह रही हैं आप, क्या सही। इसको क्या हुआ है, और मैं क्या सही। करूं, सही। मुझे क्या करना चाहिए, इसको सही। क्या हो सकता है। यानी देखिए अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और माँ की फीलिंग कैसी है। तो ये सारी जो चीजें ये एंटीनेटल केयर में आती हैं। फिर सही। इस अगर हमें एंटीनेटल केयर में कोई कॉम्प्लिकेशन मिल जाती है तो हम उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ ले जाते हैं। फिर ठीक। हमारा रूट जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो हमने एंटीनेटल केयर में प्रेगनेंसी की केयर की, उसमें से हाई रिस्क केसेस को ढूंढा। इसके अलावा हमने बच्चे की केयर की, हमने फीडिंग के बारे में केयर की, हमने उसकी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में केयर की, हमने उसकी बर्थ प्लानिंग की। और फिर अगर हमें कुछ लगा तो हम जो है उसको एक्स्ट्रा केयर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। सिर्फ यहीं पे नहीं, इसके अलावा आप उसको फिर और इंफॉर्मेशन भी देते हैं, तुमने खाना क्या है, सपोर्ट क्या है, एजुकेशन क्या है। जैसे बहुत सी औरतें यूरोपियन जो कंट्रीज की हैं वो सिगरेट स्मोक करती हैं, उसमें फिर हम उनको ऑफर करते हैं कि स्मोकिंग सेसेशन जो प्रोग्राम्स हैं उनके, हम उनको उसमें भी जो है एनरोल कर देते हैं कि ये जो है ये चीज करें आप। या कुछ औरतें जो हैं
उनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनको हम एक्स्ट्रा जो है आयरन के इंजेक्शन या एक्स्ट्रा जो है उनको हम चीजें देते हैं। इसी तरह अगर औरत की जो उम्र है 40 साल से ऊपर है, तो हम उनको कहते हैं कि 10 हफ्ते पे जो है अपना एक स्पेशल टेस्ट होता है, वो करवाएं आप, जिसे हम सेंट्रोनिप्ट कहते हैं। ये जीनोम टेस्ट के नाम से यहाँ जाना जाता है, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम को देखते हैं और बाकी जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज हैं वो देखते हैं। यानी आप एंटीनेटल केयर में माँ और बच्चा दोनों की सेफ्टी जो है उसको देखते हैं, और सही। एम ये होता है कि माँ और बच्चा जो है सेफ रहे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द लेबर एंड आफ्टर द लेबर। कौन सी ये जनरल मेडिसिन वगैरह हैं जो आप सबको, प्रेग्नेंट जो औरतें हैं सबको प्रेस्क्राइब करती हैं? जी हाँ, ये बड़े माशाल्लाह आपने खूबसूरत सारे सवाल पूछे। मुझे तो लग रहा है कि आप खुद डॉक्टर हैं। तो अल्लाह राफ़ी। नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे और खास खास सवाल पूछे हैं, जो कि वाकई टारगेटेड सवाल हैं। एक तो हम जब हमारे पास औरत आती है, हम उसको कहते हैं कि अभी प्रेगनेंसी नहीं भी हुई ना, उससे पहले ही फॉलिक एसिड शुरू करो। सही। फॉलिक एसिड जो है एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसा मल्टीविटामिन है जो कि बच्चे की बहुत सारी एब्नॉर्मेलिटीज को रोकता है। सही। अब वो खास तौर पे जो एब्नॉर्मेलिटीज हैं वो उसके दिमाग की एब्नॉर्मेलिटीज हैं, क्योंकि पहले जो तकरीबन 10 हफ्ते हैं उसका बच्चे का ब्रेन और हार्ट, ये चीजें फॉर्म हो जाती हैं मुकम्मल तौर पे, और बाकी चीजें फॉर्मेशन हो रही होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, ये भी इन प्रोसेस होती हैं। तो इनका फायदा ये होता है लेने का कि बहुत सारे बच्चे जैसे बड़े सर वाले होते हैं, या उनकी बैक पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड खुली होती है, उसे हम स्पाइना बिफिडा कहते हैं, या ऐसे बच्चे जिनका सर नहीं बनता, जो जो हम अपने बचपन में सुनते थे कि जी फलां के घर जिन बच्चा पैदा हुआ है, वो जिन बच्चा नहीं होता, उसके ब्रेन का जो ऊपर का स्कैल्प है वो ही नहीं बनता। और इसमें सही। जो हमें स्टडीज मिली हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप जो है ऐसी औरतों को फॉलिक एसिड दीजिए, और फॉलिक एसिड जो है अगर 3 महीने प्रेगनेंसी से पहले ले लिया जाए और फिर 3 महीने प्रेगनेंसी के अंदर लिया जाए, तो इससे बहुत हद तक ये एब्नॉर्मेलिटीज जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। सही। अब इसकी जो डोज है वो 1 मिलीग्राम में है, 5 मिलीग्राम में है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी और बहुत सारी लोग खुद भी 5 मिलीग्राम वाली खानी शुरू कर देते हैं। आपको 5 मिलीग्राम की जरूरत नहीं है। 5 मिलीग्राम किसके लिए? ऐसी औरतें जो बहुत ओबीज हैं, बहुत ज्यादा हाई वेट है उनका। दूसरी ऐसी औरतें जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही हैं, तशन्नुज की दवाइयां ले रही हैं, जो डायबिटिक हैं, ये उन लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। अब आम तौर पर आपको 1 मिलीग्राम ही काफी है सही। आम लोगों को। एक तो हम ये देते हैं, दूसरा फिर कुछ औरतें होती हैं वॉमिटिंग के साथ आ जाती हैं, उनको हम फिर एंटी एमेटिक ड्रग्स, जिसे हम वॉमिटिंग को रोकने के लिए जो मेडिसिन कीजिए, और आपने किस तरह से अपनी डेली रूटीन को थोड़ा थोड़ा खाना है और बार बार खाना है आपने, ताकि जो है आपकी वॉमिटिंग जो है वो ना हो आपको। फिर सही। इसके अलावा मल्टीविटामिन हैं, जिसके अंदर जो है विटामिन B12 है, विटामिन डी है, ये चीजें भी हम उनको दे सकते हैं। हाँ, विटामिन ए जो है उसका ये कहा जाता है कि ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या बर्थ डिफेक्ट कर सकता है, इसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाए, तो विटामिन ए जो है उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। तो ये 2-3 दवाइयां हैं जो हम यूजुअली मरीजों को देते हैं। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ये क्या फौरन जी से पिक कर ली जाती हैं बच्चे के पैदा होते ही? क्या तमाम, अगर तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो क्या पैदाइश के दुनिया में बच्चे के आने के साथ ही वो पता चल जाती? क्योंकि जिस तरह से मेरा लोगों से वास्ता पड़ता है, कुछ लोगों से जैसे मेरी बात हुई है, तो इस तरह से भी हुआ है कि बच्चे की पैदाइश पर तो नहीं पता चला कि बच्चे को जो है वो हेयरिंग प्रॉब्लम है या ऑटिस्टिक है बच्चा या कुछ, यानी पैदाइश में नहीं पता चला, कुछ अरसे के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद पता चला कि जब वो बच्चा हमने देखा कि वो सुन नहीं रहा है या कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर हम डॉक्टर के पास लेकर गए, तो यानी वो पैदाइश के अरसे के बाद इस तरह से हुआ, पता चला बच्चे के। तो ये बात क्या पैदाइश होते ही नहीं पता चलती, या जी जब हाँ। पेट में होता है बच्चा जब नहीं पता चलती? हम्म अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है हम 10 से 12 हफ्ते में बहुत सारी बच्चे की एब्नॉर्मेलिटीज देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन जो है सर का हिस्से का ना बनना, सर का जो कवर है स्कैल्प जिसे हम कहते हैं वो ना बनना, बड़े सर वाला बच्चा होना, ये चीजें हम तकरीबन 10 से 12 हफ्ते में देख लेते हैं।
फिर हम एक स्पेशल एनामली स्कैन करते हैं जो हम 16 हफ्ते के बाद से लेके 20 हफ्ते के दौरान दौरान कर सकते हैं, किसी भी वक्त 16, सही। 17, 18, 19, 20 इस दौरान करते हैं। उसमें इसको हम स्पेशल स्कैन कहते हैं, इसका नाम है एनोमली स्कैन, डिटेल्ड स्कैन भी इसको कहा जाता है। ये तकरीबन 30 मिनट्स का स्कैन होता है, जिसमें बच्चे के सर से लेके उसके पाँव तक उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके सर का साइज, उसके लिप्स, उसके नोज, उसकी जो है चिन, उसका थायराइड जो गला है उसका, हार्ट, चेस्ट, उसके बाजू, उसकी टांगें, उसका जो है वो मेल है या फीमेल है, और उसकी किडनीज और उसका लिवर, हर चीज जो है बहुत डिटेल से देखा जाता है। ये वो एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि फौरन ही पिक हो जाती हैं, और फिर कुछ जो है फैमिली हिस्ट्री के साथ भी होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री थी जी इस चीज की, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल से ये देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई चीज उस वक्त मिले, मिसाल के तौर पे कार्डियक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसके साथ अपने न्यूरोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं कि भाई आपको बर्थ पे रहना पड़ेगा। फिर आप फर्दर स्कैनिंग उनकी करती हैं, कार्डियक स्कैन कहा जाता है, जो 22 से 24 हफ्ते पे होता है। ये तकरीबन जो अल्ट्रासाउंड हैं 60 to 70% एबनॉर्मेलिटीज को पिक करती हैं। फिर भी जो है 30% ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हैं जो हम पिक नहीं कर सकते, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज। और ख़ास तौर पे ये जो फंक्शनल, जैसे आपने बात की कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं या इस तरह के हेयरिंग डिफेक्ट्स हैं या उनको विजन के डिफेक्ट्स हैं, ये अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं होते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आफ्टर दी बर्थ, ये सेंसेस हैं। इसको आप देख तो सकते हैं कि आंख बनी हुई है, आंख की पुतली बनी हुई है, आंख का कवर बना हुआ है, लेकिन क्या आंख में बिनाई है या नहीं है, ये बर्थ पे ही पता चलता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त जो बच्चे का डॉक्टर है उसको असेस करता है, उसके सर को, आंखों को, फिर महीने के बाद उनको हेयरिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, ताकि हम फौरन ही उनको पिक कर लें। फिर एक टेस्ट किया जाता है हील प्रिक टेस्ट, जिसमें हम बच्चे का थायराइड, उसका ब्लड ग्रुप, और बच्चे को कुछ सिकल सेल डिजीज तो नहीं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, वो भी किया जाता है बच्चों का। तो कुछ जो हैं प्रॉब्लम्स वो आफ्टर की बर्थ, खासतौर पे इस तरह की कि जो आपकी लर्निंग या मेंटल, मैंने ब्रेन नहीं कहा, मेंटल, यानी कि जो सोचने या सूंघने या महसूस करने या आपका बिहेवियर, ये चीजें अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं होती, ये आफ्टर दी बर्थ ही पता चलती हैं बाय ऑब्जर्वेशन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर डिटेल रिप्लाई। आगे बढ़ते हैं हम। आखिर में लेबर पे थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बारे में मैं जी, पूछना चाहूंगी कि ये हाउ लॉन्ग इज लेबर फॉर प्रेगनेंसी? लेबर जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इसका टाइम अलॉक जो है ना, टाइम अलार्म, वो उस वक्त ही सेट हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में आता है। अच्छा। यानी कि अल्लाह की तरफ से एक ऐसा टाइम अलार्म सेट होता है कि ये बच्चा जो है ना, ये 32 पे पैदा होगा, ये बच्चा 38 पे पैदा होगा, ये 37 पे पैदा होगा, ये 40 पे होगा, मतलब उसी वक्त। और ये कैसे सेट होता है, साइंटिस्ट को ये बात आज तक नहीं पता। ये अल्लाह ही की तरफ से हर बच्चे का एक मखसूस टाइम पीरियड है। उस मखसूस टाइम पीरियड के ऊपर जो है जाके औरत को पेन शुरू होती है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, लीकिंग हो सकती है उसको, और लेबर पेन्स ऐसी कि जो बहुत अफेक्टिव हो, यानी 2 से 3 कंट्रैक्शंस आए अगर 10 मिनट में, तो उसको हम कहते हैं कि ये लेबर है। उसके साथ साथ जो है उसकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलना शुरू होता है, और बच्चेदानी का मुंह जो है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, तो फिर जो है वो बेबी का बर्थ होता है। अब आपका जो सवाल है कि ड्यूरेशन, हर औरत के अंदर ड्यूरेशन मुख्तलिफ है, लेकिन जो रिसर्च के अंदर देखा गया है कि जब पहली बार का बच्चा पैदा होता है, जिसे हम प्राइमी ग्रेविडस कहते हैं, या पहली बार का जो बच्चा है, जाहिर है कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तो आप थोड़ा सा, आपको टाइम लगता है उसको सीखने में, देखने में, ये कैसे होगा। उसी तरह यूट्रस का भी इसी तरह है काम, कि जब फर्स्ट टाइम वो अपनी इस जर्नी पे जाती है यूट्रस, तो उसको इट टेक्स टाइम। तो पहली जो बर्थ है इसके अंदर 12 से 18 घंटे लग सकते हैं बर्थ को, जिसमें सही। खास तौर पे जो पहली स्टेज है ना, स्टेज 1, जिसमें पेशेंट डायलेट होना शुरू होता है, उसमें खासा टाइम लग जाता है, वो बाजों का 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं। ये तो जो है उन लोगों की बात है जिनका पहली दफा बच्चा है, लेकिन जिनकी पहले बच्चे हो चुके हुए हैं, 3 से 4 बच्चे हो चुके हुए हैं, उनमें तो लेबर जो 5 से 7, 5 से 8 घंटे इसमें भी हो जाती है।
बेसिकली जो लेबर है इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। लेबर की पहली स्टेज क्या होती है कि कंट्रैक्शन शुरू हुई और उसके बाद जो बच्चेदानी का मुंह है वो 10 सेंटीमीटर तक खुला, इसको हमने स्टेज 1 कह दिया। ये स्टेज जो है ये पहली दफा में बहुत टाइम ले लेती है, जैसे 8-10 घंटे भी ले लेती है ये। और जो दूसरी स्टेज है उसमें ये है कि बच्चा बिल्कुल नीचे आ गया, बच्चे की बर्थ हो गई, इसको हम स्टेज 2 कह देते हैं और बच्चे को हम मां से सेपरेट कर देते हैं। तीसरी फिर स्टेज वो स्टेज होती है कि जिसके अंदर जो है प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स ये आती हैं, तो ये थर्ड स्टेज हो जाती है। और फिर फोर्थ स्टेज जो है, आजकल फोर्थ स्टेज भी ऐड कर दी गई है, वो तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे की होती है, जिसमें बर्थ के बाद जो है वो देखा जाता है कि ब्लीडिंग कितनी है, पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है, इसको हम फोर्थ स्टेज कहते हैं। आफ्टर दी बर्थ, आफ्टर ऑल द प्रोसीजर इज फिनिश्ड, तो इसको फोर्थ स्टेज कहा जाता है। तो हर स्टेज जो है वो जिनके पहले बच्चे नहीं हैं उनमें डिफरेंट है, जिनके पहले बच्चे हैं उनमें डिफरेंट है। तो ये साइंस ऑफ लेबर क्या है? क्योंकि एक तो वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, अब जो फर्स्ट टाइम मॉम है उनको तो पता ही नहीं होता कि यार ये वो फॉल्स भी आ रही होती हैं, तो फौरन से घर वालों को परेशान करती हैं कि जल्दी भागो, बस मेरा तो बच्चा पैदा हो रहा है। एग्जैक्टली इस तरह बहुत दफा होता है, और ये मैं बात क्लेरिफाई करना चाहूंगी यहाँ पर भी, उसी मिसाल की तरह जिस तरह मैं अपने मरीजों को देती हूँ कि जो पहला बच्चा होता है वो फौरन आती हैं हमारे इमरजेंसी रूम में कि जी बस बच्चा पैदा होने वाला है, आप हमें देख लें। जब हम देखते हैं तो बहुत कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड सी होती हैं, नीचे से कोई डायलेटेशन नहीं हुई होती, हम उनको कहते हैं घर जाओ। अच्छा, ये इस तरह है कि आप इस तरह समझे कि जैसे एक जहाज है, जब हम जहाज में बैठते हैं तो क्या होता है कि जहाज के इंजन जो है शुरू होते हैं, शुरू होने के बाद वो आहिस्ता 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 रनवे पे चलता है, और सही। रनवे पे जाने से पहले जहाज गर्म होता है, ठीक है। फिर आहिस्ते आहिस्ते चलते 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 एक कॉर्नर, एक टर्न ऐसा आता है कि जहाज को फिर एक उड़ान भरना पड़ती है। मैं यही बिल्कुल। मिसाल देती हूँ अपनी पेशेंट्स को भी कि देखें आपकी जो लेबर है ना, ये एक जहाज ही की तरह है कि इसके इंजन स्टार्ट होने हैं पहले, तो यूट्रस अपने आप को वार्म अप करता है, वो थोड़ी थोड़ी कंट्रैक्शंस आती हैं उसको। ये तकरीबन 35-36 के बाद जो है लोग थोड़ी थोड़ी कंट्रैक्शंस की कंप्लेंट करते हैं। वो क्या होता है कि यूट्रस अपनी जर्नी पे जाने से पहले जो है बच्चेदानी वो अपने आप को तैयार कर रही होती है, ये अल्लाह ही की तरफ से, उसके अंदर जो रिसेप्टर बनते हैं बर्थ के लिए वो बनना शुरू हो जाते हैं। ये फॉल्स पेन्स होती हैं, इसको हम फॉल्स पेन्स कहते हैं, ये सही पेन्स नहीं है। सही पेन्स वो हैं कि जो मैंने बताया 2 से 3 कंट्रैक्शन 10 मिनट के अंदर आए आप, और उसके साथ ही आपको थोड़ी लीकिंग हो रही हो नीचे से या ब्लीडिंग हो रही हो, तो इसका मतलब है कि अब लेबर का जो है वो टाइम है, इस वक्त आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खास तौर पे जिनके पहले बच्चे हैं। क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल 1-2 सेंटीमीटर पे भी कहते हैं अभी घर जाओ, घर जाके आराम से लेबर पेन्स लो अपने घर वालों के साथ। अगर हम इस तरह 1-1 सेंटीमीटर पे मरीजों को दाखिल करें अस्पताल में, तो हमारा तो अस्पताल के बेड जो भर जाएंगे, और जो रियल इमरजेंसी है वो हम ले ही नहीं सकते फिर। नहीं ले सकेंगे, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए जब तक कंट्रैक्शंस, हाँ जी बिल्कुल सही से ना आए तब तक नहीं। लेकिन हाँ, इसमें ये बात भी याद रखें कि अगर आपको कोई कंसर्न हो रहा है कि भाई जो है वाकई आपको पेन्स बहुत आ रही हैं, बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही, ब्लीडिंग बहुत हो गई है एकदम, तो उसमें नहीं आप रुकें। अगर रियल इमरजेंसी है तो उसमें आप जरूर जाइए अस्पताल। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कंट्रैक्शंस हैं थोड़ा रेस्ट कीजिए, इसी से वो ठीक भी हो जाती हैं समटाइम। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि घर में बैग रप्चर हो जाता है या औरतों का, या कभी कभार डिलीवरी भी घर में ही हो जाती है फौरन से, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? अगर और बहुत दफा आपने देखा होगा ऐसे केसेस हो जाते हैं, गाड़ी में भी हो जाते हैं, जहाज में भी हो जाते हैं, घर में भी हो जाता है, तो वो उसके लिए आप कुछ कोई टिप्स या कोई एडवाइस कि फौरन से औरत घबराई नहीं, उसको क्या करना चाहिए, एकदम इमीडिएट फर्स्ट एड वगैरह क्या कर सकती है, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? ऐसा होता है और ऐसा बहुत दफा हमने देखा है। इवन के जो गाड़ियों में भी डिलीवरीज देखी हैं, रास्ते में भी होते हुए देखी हैं, जहाज में भी होती हैं, हर जगह ये हो जाती हैं। मैंने जैसे कि पहले बात बताई कि जो लेबर है टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, किस पेशेंट की कब लेबर होगी हमें नहीं पता, इसलिए तो हम आधी रात को भी जाते हैं जब पेशेंट को लेबर आती है, हमें नहीं पता होता, हमें खुद नहीं पता होता इस पेशेंट की लेबर कब स्टार्ट होगी। हाँ, ऐसा अगर हो जाए कि आपके अगर घर में इस तरह से बेबी पैदा हो गया है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पहले तो आप अपने आप को कूल एंड काम रखें,
अव्वल तो ये है कि जिनके मतलब पहले 2-3 बच्चे हैं, अगर उनको कंट्रैक्शंस आ रही हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, तो बेहतर है कि आप अस्पताल जाइए। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि डिलीवरी फास्ट होगी एज कम्पेयर टू के जिनकी पहली दफा लेबर हो रही है। ये तो एक बात है। लेकिन अगर लासमहाला कि हो ही गई है डिलीवरी घर, तो फिर क्या करना? तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ऐसी भी बहादुर औरतें हुई हैं जो कि अपनी कॉर्ड को खुद ही काट लेती हैं। खुद ही काट तो लेते आप हैं। जो है इस तरह कीजिए, अगर बेबी बाहर आ गया, हाँ जी, तो उसमें ये होता है कि एक साफ सुथरा जो धागे लें आप, दो, एक बच्चे की तरफ बांधिए, एक जो है ना माँ की तरफ बांधिए, कोई और औरत घर में है तो वो असिस्ट कर सकती है, और एक साफ जो न्यू ब्लेड है उसके साथ आप बेबी को सेपरेट कर दीजिए। और पेशेंट जो है अगर उसकी आवल आ रही है तो आप उसको पकड़ लीजिए, लेकिन पेशेंट को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। और आवल भी साथ आप लेके जाइए। समटाइम्स आवल का कोई पार्ट जो है वो रह जाता है, ये डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि जब आवल ये प्लेसेंटा आता है तो वो पूरी तरह से हम खोल के ट्रे के अंदर उसको एग्जामिनेशन करते हैं कि इसका कोई पार्ट जो है अंदर तो नहीं रह गया। तो ये है कि इमीडिएट तो यही हो सकता है घर में, लेकिन फिर भी आपने डॉक्टर के पास जाना है उसको दिखाने के लिए और उसको बताने कि जी ये मेरा इस तरह से हुआ है, बच्चा भी हम साथ लिए हैं, आप उसको देख लीजिए, ये मेरी प्लेसेंटा है और ये मुझे इस वक्त ये सिचुएशन है, हो सकता है कोई टीयर हो सकता है लेसरेशन हो जिसको स्टिच करने की जरूरत हो। वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे 8-10 घंटे या 12 घंटे, जितना भी आपका आपकी सिचुएशन होगी। इसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर मेडिकेशन की जरूरत होगी तो मेडिकेशन दे दी जाएगी। तो ये चीज है, उसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, एक जनरल से क्वेश्चन है ये, आपके लिए नहीं है, बस एक जिस तरह से हम पढ़ते हैं प्लेटफॉर्म्स वगैरह में भी जो रिव्यूज लोगों के आते हैं, तो आई होप यू वुड नॉट माइंड आस्किंग मी दिस क्वेश्चन प्लीज कि प्लीज। जिस तरह से स्कूल्स वगैरह हम देखते हैं कि एक बिजनेस बन गया है अब तो। जिस तरह से स्कूल्स में भी हम बच्चे को जब दाखिला कराने जाते हैं तो बच्चों को दाखिला नहीं मिलता, वो कहते हैं उन बच्चों का दाखिला हो गया जो दुनिया में नहीं आए अभी तक। तो जी हाँ, हर जी हाँ। चीज ही जैसे बिजनेस बन चुकी है, तो हॉस्पिटल्स के बारे में भी ऐसा सोचते हैं? आई वुड रिपीट कि ये एक जनरल क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल्स के बारे में भी एक इस तरह के है बात कि भाई अब चाहे नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं यार आपका सी सेक्शन नहीं है सीधा, क्योंकि हर चीज बिजनेस है। तो इस तरह का कुछ चीजें हैं, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? ऐसा नहीं है कि इसको बिजनेस बना लिया गया है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बात की कि अब कॉम्प्लिकेशंस जल्दी डिटेक्ट होती हैं। पहली बात तो ये है पहले की निस्बत, ये जो पूरी एक साइंस है। अब तो ऑब्स्टेट्रिक्स और पूरा, पहले इसको मिडवाइव्स ही सिर्फ डील करती थी, लेकिन आप देखें कि जैसे मैं हूँ, मेरी तरह के और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं पढ़ाइयों में भी और फिर प्रैक्टिस में भी। ठीक है, सही। तो अब ये एक पूरी साइंस है। तो ये जो चीज है, आप मुझे बताएं कि आजकल माएँ कितना गुमरती हैं, तौबा नाउजुबिल्लाह। हम्म। आप कंपेयर करें ना, और कितने को हम्म। बच्चे मरते हैं हम्म। हर स्टेज पे। तो आपको जो है वो बच्चा देख रहे होते हैं, आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर हार्ट देख रहे होते हैं, माँ को दिखा रहे होते हैं, माँ को बता रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सपोर्ट दे रहे होते हैं, माँ के फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं, हस्बैंड जो आपके साथ होता है, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना कि किसी का अगर सिजेरियन हो गया, सिजेरियन देखिए इस तरह नहीं किया जाता। सिजेरियन जो है बजाते खुद भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ये एक आम कॉन्सेप्ट जो है वो लिया जा रहा है कि नहीं डॉक्टर जल्दी से सिजेरियन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बाज औकात वाकई ही सिजेरियन की जरूरत होती है। अब एक बच्चा जो है अगर 2-3 घंटे जो है वो फुली रही है, हम्म। माँ जो है पुश भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चे की हार्ट बीट जो है वो 80 पे आ गई है, 90 पे आ गई है, 160 140 होनी चाहिए। तो क्या आप रिस्क लेंगे कि उस बच्चे को इतनी देर जो है बगैर ऑक्सीजन के, जिसका हार्ट बहुत नीचे आ गया है, अगर वो नहीं डिलीवर हो रहा, आप इंस्ट्रूमेंट से भी कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं डिलीवर हो रहा तो क्या होगा? फिर यही चीजें होती हैं कि बाद में जो है वो लर्निंग डिफिकल्टीज, हेयरिंग का लॉस, सेरिब्रल पॉलिसीज, ये सारी चीजें होती हैं फिर इन बच्चों के अंदर। तो वो फिर ये है कि आपको सिजेरियन की तरफ जाना ही पड़ता है। या सही। अगर एक जैसे कि माँ है, उसका प्रीवियस 2 सिजेरियंस है, तो हम लोग ट्रायल देते हैं। जैसे मैं भी डिलीवर करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ कि जिसका एक सिजेरियन है उसको जरूर डेफिनेट ट्रायल दिया जाए, क्योंकि जो है उसका ये राइट है। लेकिन ट्रायल देना जो है सेफ रह के। अगर आपका स्कार खुल जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, बच्चा पेट में आ जाता है, और अल्लाह माफ करे कि फिर ये आपकी जो है ना वो यूट्रस निकालनी पड़ जाए, इमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाए, बच्चे को कुछ हो जाए या माँ को कुछ हो जाए, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं हम? तो सही। उससे बेहतर है कि फिर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपको सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ता है। सही। तो सिजेरियन आजकल बड़ा सेफ मतलब कि प्रोसीजर हो गया है।
इसमें एनेस्थीसिया कमर में इंजेक्शन लगा के होता है, 30 to 40 मिनट में सिजेरियन हो जाता है। और इससे कोई ऐसा जो है बड़ा कोई बहुत बड़ा भी मेजर प्रोसीजर नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ये आपकी आने वाली जिंदगी में, नो डाउट कि इसके इफेक्ट्स हैं, मैं इसे डिनाई नहीं करती, लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें सेफ मदरहुड जो है उसको हम प्रेफर करते हैं, ना कि आप सिजेरियन में से भी गुजरे, बच्चा सीरियस करके हम निकालें, जो नर्सरी में चला जाए, फिर वो मेडिकेशन पे चला जाए, फिर उसको जो है लर्निंग डिफिकल्टीज हो जाए, हेयरिंग लॉस हो जाए, कोई और प्रॉब्लम्स हो जाए, क्योंकि जब ऑक्सीजन कम होती है ना बच्चे की, तो उसका जो ब्रेन है वो सेरेब्रल पॉल्सी डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं बाद में। तो सही डॉक्टर्स जब डिलीवर कर रहे होते हैं ना, यकीन करें हम खुद बड़े स्ट्रेस में होते हैं उस वक्त, कि ये सही खैर खैरियत से जो है बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाए और माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें। सही, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में मैं चाहूंगी कि कोई एडवाइस जो आप न्यू मम्स को देना चाहें या न्यू टू बी पेरेंट्स को देना चाहें। हाँ जी, मैं ये कहूंगी कि जो हमारा एम है कि सेफ मदरहुड, यही मेरा एम है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है अगर प्रेगनेंसी जो है प्लान कर रहे हैं और किसी औरत को अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें। अगर वो कुछ अर्सा आपको कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं तो आप लीजिए, उनके एडवाइस पे पूरा अमल कीजिए। और जो है आपके दिल में कोई भी खदशात हैं, कोई भी बात है, तो आप डॉक्टर के साथ उसको डिस्कस करें, अपनी डायरी पे लिख लें, वो डायरी साथ ले जाएं, अपने डॉक्टर की बात को बहुत ध्यान से सुने। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जो आते हैं क्लिनिक में, सॉरी टू से, कि वो अपने मोबाइल पे औरत लगी होती है, सम टाइम वो बात नहीं सुनती, फिर वो उसको समझ नहीं आती बात। मैं उनको कहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें। अगर आपने मेरे क्लिनिक में बैठना, 15 मिनट की आपकी कंसल्टेशन है, आप मेरी बात सुने, मेरे लिए आए हैं आप, और सही मुझे बात। आपकी बात सुननी है। तो ये चीज मैं कहूंगी कि अच्छी तरह से डॉक्टर की ध्यान से बात सुने, उनकी मेडिकेशंस के बारे में। अगर वो कोई आपको फ्रीक्वेंट विजिट के लिए कहते हैं, फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड के लिए कहते हैं, और आपको मजीद कोई कंसर्न है, तो आप उनसे पूछिए। आपको बिल्कुल जो है ये राइट हासिल है कि आप डॉक्टर के साथ बात करके अपना पूरा ख्याल रखिए, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। और जो है स्ट्रेस आउट जो है वो बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल जो कंप्लीट बेड रेस्ट है वो भी ठीक नहीं है। यही मैं कहूंगी कि ये खास एडवाइजेज हैं, डॉक्टर से राब्ते में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हॉस्पिटल डिलीवरीज करें, आल्दो के होम डिलीवरीज का भी अभी तक भी हमारे देहातों में बहुत रवाज है, लेकिन किसी भी वक्त कोई भी बंदा जो है किसी भी प्रॉब्लम में आ सकता है। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब मैंने पाकिस्तान में काम किया तो हमने एक आर्टिकल लिखा, एक रिसर्च की, जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि मसला क्या है, माएँ हमारी क्यों ज्यादा मर रही हैं, क्यों प्रॉब्लम में जाती हैं। उसमें दो तीन चीजें देखी, डिलेस थे। वो डिलेस क्या थे? डिले इन द डिसीजन मेकिंग। घर पे डिलीवरी हुई कि दूर दराज के इलाके में, अब बंदा घर नहीं है, अब जी वो बंदा आएगा तो डिसीजन होगा अस्पताल जाना है कि नहीं जाना, फिर सास ससुर से डिसीजन होगा। तो ये जो डिले इन डिसीजन मेकिंग है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डिलेज हैं, ये मैंने अभी आरसीओजी में भी हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी इस पे बात जो है वो हुई है हमारी, कि जो डिले इन डिसीजन मेकिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से माँ की हेल्थ को नुकसान हो सकता है, उसको फिट्स पड़ सकते हैं। बाज लोग ये समझते हैं कि नहीं 7वें महीने में जाके ना जो अस्पताल जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर होता है और वो 7वें महीने में फिट्स के साथ आते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं इसके ऊपर किसी जीन का असर हो गया है। ऐसा नहीं है भाई, उसको ब्लड प्रेशर है, आप उसको ले आइए। बहुत सी औरतें मर जाती हैं इस तरह से जो है काम जो है वो बिगड़ जाते हैं। एक तो ये चीज है। अच्छा चले आप राजी हो गए, चले आप घर से निकले हैं, तो डिले इन द ट्रांसपोर्टेशन है कि बहुत दूर दराज इलाके में है, कोई उनको ऐसी गाड़ी या कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रही कि पेशेंट को अस्पताल में पहुंचाइए, क्योंकि ये एक यंग औरत है। यंग सही औरत मरते हुए भी 2 घंटे ले जाती है, इतनी उसके अंदर अल्लाह ने पावर दी है। जो औरत सही यंग होती है वही प्रेग्नेंट होती है, सही। और वो इतना ब्लड लॉस भी हो जाए उसका, फिर भी वो 2 घंटे इस ब्लड लॉस को सहार लेती है। तो 2 आवर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें पेशेंट को अस्पताल पे चाहिए। तीसरी बात कि फिर डिले इन द ट्रीटमेंट, क्या आप अस्पताल पहुंच के हो सकता है कि डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं, वहाँ थिएटर बिजी है, वहां पे कोई डिले हो जाए। तो इन सारे डिलेज को बचाने के लिए क्या है? इन सारे डिलेज को बचाने के लिए जो है प्री प्रेगनेंसी केयर है, फिर एंटीनेटल केयर है, फिर रिस्क असेसमेंट है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है वो अलहदा कर दें, लो रिस्क प्रेगनेंसी अलहदा कर दें। डॉक्टर्स जो है प्रॉपरली पेशेंट्स के साथ बात करें, पेशेंट्स को चाहिए अपने सारे खदशात सारी बात डॉक्टर से करें, बर्थ प्लानिंग की जाए, फिर उसके बाद जो फैमिली प्लानिंग की जाए, कॉन्ट्रासेप्शन ली जाए।
तो इस तरह करके जो है हम अपनी औरतों की मैटरनल मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके एडवाइस का, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज हमने एक मखसूस टाइम के ऊपर जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बर्थ प्लानिंग, एंटीनेटल केयर और लेबर को जो है हमने टच ही किया है, क्योंकि ये बड़े वास्ट टॉपिक्स है और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी ने अगर मौका दिया, वक्त दिया, और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा बैठेंगे और दोबारा महफिल को सजाएंगे, दोबारा इंशाल्लाह ताला आपको लेकर आएंगे और इन टॉपिक्स के ऊपर और भी ज़्यादा, बल्कि और भी जो टॉपिक्स रह गए हैं प्रेगनेंसी के हवाले से, उनको भी इंशाल्लाह ताला हम टच करने की और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आइंदा भी हमारे जो बहुत शुक्रिया, आप अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद आई और आपने अपनी बहुत अच्छी बातें जो हैं वो शेयर की, लोगों के सवालों के जवाब भी दिए और हमारे भी सवालों के आपने जवाब दिए। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारा जो सेशन है इट विल ब्रिंग अवेयरनेस एंड हेल्प मैनकाइंड इंशाल्लाह ताला। सैयदात ग्लोबल क्या है और किन पैरामीटर्स के ऊपर वो काम कर रहा है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो उम्मे इब्राहिम कुरैशी को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहिबा का भी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो अकाउंट है यास्मीन हसीब के नाम से, इनको भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। इनका आपका चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर? जी हाँ, और इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस डाली हैं। एयर ट्रैवल है प्रेगनेंसी में, जैसे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं या जो है डाइट इन प्रेगनेंसी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं गूगल से पढ़ के, ये खाओ ये ना खाओ पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने फिर उसका हाल ये निकाला है कि वो मैंने छोटी छोटी वीडियोस, और इसका सारा जो है क्रेडिट मेरे छोटे बेटे को जाता है, जिन्होंने मेरी ये वीडियोस बना के, माशाल्लाह ही इज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, खुबैब उनका नाम है, तो उन्होंने ये सारी वीडियोस जो है उसके ऊपर पुट ऑन की हैं। और अभी मैं कुछ और भी वीडियोस बनाना चाह रही हूँ कि जो लोगों को इंफॉर्मेशन दे। तो वो पेज जो है वो मैंने अपने ऑफिस में रखा हुआ है। मैं लोगों को कहती हूँ कि आप इसको स्कैन कीजिए और जाके इसको जितनी दफा दिल करता देखिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू।